नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विजय स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित और एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी से संबंधित या नेट जेआरएफ में कहीं भी पूछा गया प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित है या आप सभी का हिंदी भाषा सब्जेक्ट है, तो इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित अभी विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। उसी के क्रम में दोस्तों तीसरा चैप्टर है भक्तिकाल। भक्तिकाल में हम लोगों ने संत काव्य देख चुके हैं, हम लोग संत काव्य देख चुके हैं। उससे पहले हम लोगों ने भक्तिकाल के जनरल क्वेश्चन जो बन जाते हैं, कम से कम हम लोगों ने 58 प्रश्न डिस्कशन किए हैं। यह दोस्तों सूफी काव्य से संबंधित 50 प्रश्न ताबड़तोड़ होने वाले हैं। दोस्तों, यह चैनल डेडिकेटेड है कि बीपीएससी तैयारी फॉर एस्टेट और टीजीटी पीजीटी में आप सभी के प्रश्न मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व हो सके। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पूछे गए प्रश्न आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप लोग हमसे कुछ लोग सीनियर होंगे, जो कुछ लोग अभी से तैयारी करना शुरू किए होंगे, तो उनके लिए भी बता दें कि जिनको जो तैयारी कर रहे होंगे उनको खुद ही पता होगा कि पीवाईक्यू से कितना क्वेश्चन फंसता है हिंदी साहित्य से। पीवाईक्यू ज़बरदस्त पूछे जाते हैं, इसीलिए इसकी कट ऑफ हिंदी भाषा की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप सभी के तैयारी में 80 में से 75 प्रश्न आ जाए, एस्टेट में 150 में से 120 प्रश्न आ जाए, तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं सीरीज को, और यह चैनल आप सभी के लिए है और यह सीरीज आप सभी को लाभ पहुंचाएगी। यह वादा है इस चैनल का। आने वाले समय में आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट करवाने के साथ साथ में दोस्तों आप सभी को साथ में नोट्स डिस्कशन किए जाएंगे, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेड बैच के नोट्स आप सभी को यहीं मिलेंगे। कहीं का पेड बैच का कोर्स हो आप सभी को यहीं मिलेगा, कहीं का दोस्तों एमसीक्यूज हो वही यहीं मिलेगा, कहीं का प्रैक्टिस सेट हो यहीं मिलेगा। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में से एक, या तो दोनों ज्वाइन कर लेते तो बेहतर है। दोनों में से दोनों इसलिए कह रहा हूँ बेहतर ज्वाइन ज्वाइन कर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि टेलीग्राम में बुक्स शेयर करना आसान हो जाता है, किसी की पीडीएफ शेयर करना आसान हो जाता है। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में उतना आसान नहीं होता है, आप सभी को पता होगा। तो इसलिए कहते हैं, इससे संबंधित हम लोग ताबड़तोड़ 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, फिर हम लोग बीच बीच में बातें करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, साथ में बातें करते रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो दोस्तों, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सूफी का भी हम लोगों ने बोला था कि कल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियोज़ आप सभी को पता है कि कल आई होगी, तो शाम 5 बजे में हम अपलोड किए थे। कारण ये था कि सुबह थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए अपलोड नहीं हो पाई थी। तो पवन सर अपनी वीडियोज़ डाल रहे थे, लेकिन मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो इसलिए 5 बजे शाम को पीएम में अपलोड हुई थी। लेकिन यह क्लास का 10 बजे आप सभी की क्लास अपलोड हो जाती है चैनल को सुबह में। आप लोग सुबह बिल्कुल देखिएगा, कभी कभी हो सकता है ऊपर नीचे, नहीं तो कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी। तो दोस्तों, यह आप सभी का 117 नंबर हम लोग भक्तिकाल का सॉल्व कर रहे हैं। 2 क्लासेस में हम लोगों ने भक्तिकाल के 117 से 116 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। सोच लीजिए 1 घंटे में 116 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो स्पीड है, पीपीटी इसीलिए नहीं लाए हैं क्योंकि पीपीटी बनवाओ और उसके बाद में पीपीटी सॉल्व करो, फिर इसके बाद में बहुत सारे पैसे पड़ जाते हैं, तो पैसे इतने तो आते नहीं, अभी ना कुछ मिलता है। तो और पैसा है नहीं कि पैसे हैं जो नहीं लगा पा रहा हूँ, होता तो मैं डिजिटल बोर्ड ले आता। पैसा वैसा नहीं है, इसलिए नहीं कर ला पा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड, नहीं तो डिजिटल बोर्ड पर आप सभी को जितना क्लियरिटी के साथ में समझा पाता हूँ, उतना शायद इस पीडीएफ में नहीं समझा पाता हूँ। ये मुझे भी पता है, लेकिन एमसीक्यूज करवाता हूँ, एमसीक्यूज ढूंढ के लाता हूँ, जहाँ से मिल जाएंगे आप सभी को करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, पहले आप लोग 117 नंबर प्रश्न देख लीजिए कौन सा है। सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? तो किसने कहा है प्रेमाश्रयी शाखा, यह आप सभी को आंसर बताना है। तो बताइए, तो इसका आंसर कीजिए कि सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? तो किसने कहा है, यह कब पूछा गया प्रश्न है? एनवीएस टीजीटी 2022 का प्रश्न है, या लेटेस्ट प्रश्न है, सोच लीजिए अभी लेटेस्ट प्रश्न है यह। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। तो जो दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 का है। सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं? तो सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न का आंसर दोस्तों बताना है आप सभी को। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया प्रश्न है पीजीटी में। हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है? मुल्ला दाऊद को, मुल्ला वजही को, जैसी को, कुतुबुन को? इनमें से आप सभी को आंसर बताना है, बताइए जल्दी से। दोस्तों, यह केवीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रथम सूफी कवि कौन से हैं? मुल्ला दाऊद हैं। कौन से? मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है, लेकिन मुल्ला दाऊद जो थे हिंदी के प्रथम सूफी कवि तो थे ही, लेकिन उनकी जो रचना थी चंदायन, कौन सी रचना थी? चंदायन थी रचना। तो वह प्रथम सूफी, हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है चंदायन, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 120 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चंदायन, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत। इसका जो है सीक्वेंस बताना है आप सभी को, कब कब यह रचना काल बताना है आप सभी को, ठीक है। तो रचना काल मैच करना है, तो आप लोग मैच कीजिए क्या क्या रचना काल हो सकता है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो सोच लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चंदायन कब आई थी? 1545 में।
चंदायन 1545 में आई थी, मृगावती आई थी 1379 में, मधुमालती आई थी, मधुमालती सॉरी चंदायन, एक सेकंड, चंदायन आई थी 1503 में, मृगावती आई थी 1379 में, मधुमालती आई थी 1545 में, और पद्मावत आई थी 1540 में। तो पद्मावत का आप सभी लोग कार्यकाल जरूर याद रखना 1540, मधुमालती का भी याद रखना 1545, मृगावती का 1379 है, और चंदायन का 1503 है। चंदायन के लेखक आप सभी को बता चुके हैं कि मुल्ला दाऊद है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा? यूसुफ जुलेखा, मृगावती, पद्मावती, इंद्रावती। आप सभी को आंसर बताना है। यह जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा है। ठीक, आंसर कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग दोस्तों 122 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना आप सभी को बताना है। तो आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। यह उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, जयसीकृत पद्मावत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को बताना है। यह पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। सूफी प्रमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी थी? अवधी थी, बुंदेली थी, ब्रजभाषा थी, खड़ी बोली थी। तो कौन सी थी? अवधी भाषा थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप सभी बताएंगे। यह केंद्रीय विद्यालय केवीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार बताना है। सबसे भकिस भाषा में होती थी, अवधी भाषा में। तो सबसे प्रिय अलंकार कौन सा? समास युक्त सबसे प्रिय अलंकार है। यह केवीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी दोस्तों आप सभी का है। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है, यह बताना है। जैसी नहीं है, कुतुबुन नहीं, मुल्ला दौद नहीं, नामदास नहीं। तो नामदास कौन से नहीं? सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। प्रश्न का आप सभी लोग आंसर बताइए। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन से प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास नहीं है, मुल्ला दौद नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी नहीं कि मंझन नहीं है। तो सूरदास जी प्रेम मार्गी कवि नहीं है। ठीक है, यह कृष्ण मार्गी कवि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं 127 नंबर प्रश्न। 127 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। यह भी दोस्तों टीजीटी परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन कौन सा है? हनफी है, अहमदिया है, तसव्वुफ है कि अहले हदीस है? तो इसका तवस्सुफ होगा। इसका क्या होगा? तवस्सुफ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी का पूछा हुआ प्रश्न है, 2015 का प्रश्न है यह। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा की थी, किसने घोषणा की थी? जैसी ने, अमीर खुसरो ने, कबीर ने। किसने? मंसूर ने की थी। ठीक, अनहलक की घोषणा किसने की थी? मंसूर ने की थी। इस प्रश्न का आंसर आप सभी बताइए। उदत आय ते बंधन कीन्हा, इत दसमात अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन से हैं? कुतुबुन है, जैसी हैं, तुलसीदास है, रसूलदास है। उदत आय ते बंधन कीना, इत दसमात अमर पद लीना। इसकी किसकी कृत है? जैसी के द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां हैं। यह टीजीटी 2021 का प्रश्न है। सोच लीजिए, लेटेस्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कितना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, टीजीटी 2000 का प्रश्न है। टीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो कुतुबुद्दीन को माना है। ठीक है, तो आप सभी को आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जरूर आप सभी को आंसर बताना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो जब यह सूफी कवि किसे मानते हैं? कुतुबुद्दीन को। तो उनकी रचना भी मृगावती को ही मानेंगे। तो इसका आंसर होगा सी। यूपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मृगावती आप सभी की 1501 को मानते हैं। ठीक है, यह कुतुबुद्दीन द्वारा लिखी गई कृति है। कुतुबुद्दीन के गुरु कौन थे, यह बताना है। शेख सलीम, सुंदरदास, शेख बूढ़न के दादू। कुतुबुद्दीन के गुरु कौन थे, आप सभी को आंसर करना है। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन के गुरु कौन थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई नहीं सही है, क्योंकि इनके गुरु थे शेख बुरहान। कौन थे? शेख बुरहान। ठीक है, यह आंसर सही होगा। इसमें से कोई आंसर सही नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन के गुरु का नाम बताइए। यह फिर से प्रश्न आएगा, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। शेख कुतुबुद्दीन के गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान नाम था। यह ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आप सभी आंसर बताएंगे, बहुत जल्दी से बताएंगे। मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित और ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी? आंसर बताइए आप सभी। यह पीजीटी केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 का प्रश्न है, आप सभी को बताना है। तो इनकी भाषा होगी ठेठ अवधि। चलिए दोस्तों
आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है, क्योंकि यह डीएसएसबी पीजीटी 2021 में पूछा गया, सॉरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है, यह बताना है आप सभी को। मुग्धा है, कामवती है, उर्मिला है, देवयानी है। तो आप सभी को आंसर बताना है कमेंट। यह डीएसएसबी पीजीटी 2022 का प्रश्न है, तो इसके रचना हो गए देवयानी। देवयानी इसकी नायिका है। ज्ञानदीप की रचनाकार कौन से हैं? देवयानी, सॉरी, ज्ञानदीप प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो देवयानी है। ठीक है, याद रखना, आंसर सही है यह। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूफी मत में वर्णित साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय मार्ग भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत होगी। तो शरीयत होगी आचरण, तरीकत होगी उपासना, मारिफत होगी सिद्धावस्था और हकीकत होगी सत्यबोध। तो आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध, यह 4 होंगे। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आप सभी को आंसर देना है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मारिफत और मलकत नहीं है। ठीक, कौन सा नहीं है? मलकत नहीं है। यहाँ पर हकीकत होगा। क्या? हकीकत, हकीकत होगा। ठीक है, इसके आंसर सही होगा हकीकत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यह पीजीटी 2004 का प्रश्न है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो किससे संबंध है? सूफी साधना से संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इसका आप सभी को आंसर बताना है, क्या हो सकता है। भक्तकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए, इसको बताना है। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे, यही गलत है, क्योंकि बहुत सारे कवि ऐसे थे जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हिंदू कवि देख लीजिए कौन कौन से थे सूफी काव्य धारा के। दामोदर थे, ठीक, रचना है इनकी लखमेन सेन पद्मावती। ईश्वरदास थे, सत्यवती कथा है इनकी रचना। ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं। गणपति थे, माधवानंद कामकंदला। गणपति की है नारायणदास की छिताई वार्ता है। तो दोस्तों देख लीजिए हिंदू कवि थे, सूफी हिंदू कवि थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा, प्रेमाख्यान काव्य धारा, रसक काव्य धारा। तो यह प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं जयसी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न जो आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? यह डाइट प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। आप सभी को आंसर बताना है। शेख फरीद, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, कौन सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन माना जाता है, यह बताना है। तो कौन माना जाता है? मुल्ला दाऊद। ठीक, मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। यह डाइट प्रवक्ता 2014 का प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता कौन माना जाता है? तो मुल्ला दाऊद नहीं है, अमीर खुसरो है। ठीक, कौन है? अमीर खुसरो है। मुक्तक काव्य पूछ रहा है ना, मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता अमीर खुसरो है। अगला दोस्तों देखते हैं कौन सा आंसर सही है अपना। इस प्रश्न का दोस्तों बताना है उत्तर आप सभी को। पीजीटी 2013 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहिका हंसे की कोहरई, मतलब इसमें कह रहा है कि हमका हंसे हो कि उस कुम्हार को हंसे हो जिसने इस शरीर को बनाया हुआ है। तो यह किसने कहा था? जयसी ने कहा था। किससे कहा था? शेरशाह से कहा था। जयसी ने शेरशाह से कहा था, जब शेरशाह हंसे थे जयसी पर, तो जयसी ने कहा था महिका हंसे से कि कोहरई, मतलब मुझको हंसे हो कि मुझको बनाने वाले उस कुम्हार को हंसे हो। तो वो शेरशाह क्या चुप हो गए थे, फिर उसके बाद में कुछ बोले नहीं थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न आप सभी का जबरदस्त है। टीजीटी 2021 का प्रश्न है, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? आलो उजाला ने, सुजाउद्दौला ने, नसरुद्दीन हुसैन ने, मगन ठाकुर ने। तो आलो उजाला ने बांग्ला अनुवाद किया था, किसका? पद्मावत का। अगला दोस्तों प्रश्न कौन सा है देखते हैं। इस प्रश्न का आप सभी को आंसर जरूर बताना है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, यह बताना है आप सभी को। राजस्थानी में लिखा गया है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है कि अवधी में लिखा गया है? यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करना चाहिए। यह प्रश्न दोस्तों DSSSB 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वो भी पीजीटी में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावत किस भाषा में लिखित है? तो अवधी भाषा में लिखित है, इसका आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी
को जायसी कहा जाता है क्योंकि वह जायस गोत्र में पैदा हुए, जायस मत के मानने वाले हैं। नहीं, इस सबसे नहीं कहा जाता है। वह जायस जायस के रहने वाले थे, इसलिए इनको जायसी नाम पड़ा इनका। यह दोस्तों जायस नामक स्थान पर रहने के स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगर कोई कमेंट बॉक्स में जायसी जी का पुराना नाम मूल नाम बता सकता है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। पद्मावत की विद्या है, प्रबंध काव्य है, मुक्त काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य है। यह दोस्तों महाकाव्य है। दोस्तों विद्या पूछ रहा है, पद्मावत की विद्या है या तो यह प्रबंध काव्य की विद्या है। कौन सी? प्रबंध काव्य की विद्या है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते। हम लोग 147 प्रश्न करने वाले हैं। 147वां प्रश्न है यह, कहरनामा किसकी रचना है? सूरजदास की है, जायसी की है, मुल्ला दाऊद की है, कुतुबुद्दीन की? आप सभी को आंसर बताना है दोस्तों। यह प्रश्न टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। कहरनामा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जायसी की रचना है कहरनामा। पद्मावत, अखरावट, कहरनामा ये सब क्या है? जायसी की रचना है। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। आखिरी कलाम में, किसी में नहीं, अखरावट में, पद्मावत में? क्या दोस्तों पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है, तो आखिरी कलाम में लिखा गया है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है आखिरी कलाम में। अगला दोस्तों प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का आप सभी को आंसर जरूर बताना है। केवीएस प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताइए। तो पद्मावत उनका प्रबंध काव्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताना है। यह बार मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अखरावट के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जायसी की सर्वोत्कृष्ट आप सभी को ग्रंथ पता होगा कौन सा है? पद्मावत। यह पीजीटी 2014 का प्रश्न है। पीजीटी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताइए। तो पद्मावत नाम है। कौन सा नाम है? पद्मावत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पद्मावत दोस्तों क्या है? तो पद्मावत एक त्रासदी है, मुक्तक है, कि आत्मवक्तव्य है, कि गेप काव्य है? कौन सा? पद्मावत एक त्रासदी है। इसका आंसर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। यह प्रश्न दोस्तों बताना है। टीजीटी 2021 का प्रश्न है। टीजीटी 2021 का प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए। सर्ग कहा जाता है, कांड कहा जाता है, अंक कहा जाता है, कि खंड कहा जाता है? तो आप सभी को बताना है क्या कहा जाता है। यह दोस्तों टीजीटी 2021 का प्रश्न है। खंड कहा जाता है। पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। यह एनबीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक थे? तो रतन सेन किसका प्रतीक थे? मन के प्रतीक थे। अगला दोस्तों देखते हैं कौन सा प्रश्न है। यह दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एनबीएस 2022 का ही प्रश्न है। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन था? तो कौन था? राजा रतन सेन थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर आप सभी को बताना है। पीजीटी 2015 का प्रश्न है। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है। पद्मनी प्रतीक किसका है? साधक का है, परम सत्ता का है, शैतान की है, प्रकृति की? तो आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। परम सत्ता की प्रतीक है पद्मावत में पद्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर जरूर देना क्योंकि एनवीएस टीजीटी 2019 का प्रश्न है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन था? पद्मावती, रतन सेन, सुआ, नागवती? कौन था? आंसर बताइए। यह एनवीएस 2019 का प्रश्न है। याद रखना, इंपॉर्टेंट ऐसे ही प्रश्न आते हैं। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो कौन है? सुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राधा, चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती? मृगावती के बाद में सी ऑप्शन है पद्मावत, डी ऑप्शन है चंदायन। तो पद्मावत इसका आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों ऊपर वाला प्रश्न पीजीटी 2016 का प्रश्न था। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? मृगावती, कमलावती, नागमती, की वेदवती? तो उनका क्या नाम था? पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम बताना है आप सभी को। आंसर यह पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नागमती पत्नी का नाम था। अगला दोस्तों देखते हैं। इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अच्छे कीर्ति के आधार पर लिखी गई है?
अच्छे कीर्ति के आधार पर लिखी गई है? पद्मावत, आखिरी कलाम, आखरावट। तो इसका आंसर बताना है आप सभी। यह दोस्तों KVS PGT 2015 का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। अगला दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा प्रश्न है? पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, राम कुमार वर्मा जी ने कहा कि माता प्रसाद गुप्त जी ने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है पद्मावत को समासोक्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। तीसरी है, यह भारतीय लोक कथा आधारित प्रबंध काव्य है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यही प्रश्न गलत हो जाए, बाकी सब सही है। KVS 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर बताना है। LT ग्रेड 2018 का प्रश्न है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, देन उड़ाए बिरथी में झूठी। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो यह पद्मावत से ली गई हैं दोस्तों। 66 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए। फूल मरय पे मरय न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह जायसी की है। प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? जायसी की। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। इसका आंसर आप सभी को बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो सिर्फ अवधी भाषा में किस कवि ने रचना की है? तो जायसी ने की है। तो दोस्तों आप सभी के आज सूफी काव्य खत्म हुआ और अगला चालू होगा राम भक्त काव्य। तो राम भक्त के काव्य जितने भी प्रश्न होंगे तो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। कम से कम 50 से 60 प्रश्न ऐसे हैं जो राम भक्त काव्य में आते हैं। ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। कम से कम आप सभी के 80 प्रश्न सिर्फ राम भक्त काव्य से होने वाले हैं। कृष्ण भक्त काव्य से 120 प्रश्न के आसपास रहने वाले हैं दोस्तों। यह थी सूफी काव्य से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं वह हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। बच्चा है JRF और नेट, इसके प्रश्न हम लोगों ने नहीं किए हैं। इसके प्रश्न दोस्तों हम लोग जब यह ख़त्म कर लेंगे उसके बाद में हम लोग उसकी सीरीज चालू करेंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं साथ में आप सभी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब तक TRE 4 का एग्ज़ाम होगा तब तक आप सभी के साहित्य के PYQ कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। कुछ पढ़ना बचेगा नहीं और आप सभी 80 में से 75 नंबर हर हाल में ले आएंगे। कितने? 80 में से 75 नंबर। नोट्स भी डिस्कशन किए जाएंगे। आप सभी को बता दें, इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कशन किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको सराहेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।